डियर स्टूडेंट्स, विधि के शासन की अवधारणा का अध्ययन करते हुए हमने ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में प्रोफेसर डाइसी के मतों को विश्लेषण कर रहे थे। प्रोफेसर डाइसी ने इसकी 3 प्रमुख विशेषताएं बताई हैं। किस शासन व्यवस्था को विधि के शासन के अंतर्गत हम रख सकते हैं या विधि के शासन का क्या अर्थ होता है। जिसमें पहले उन्होंने बताई सुप्रीमेसी ऑफ लॉ या विधि की सर्वोच्चता, अर्थात ब्रिटिश शासन व्यवस्था या ऐसी कोई भी व्यवस्था जिसमें विधि का शासन का अस्तित्व हम स्वीकार करते हैं, इसका अर्थ ये है कि उसमें किसी भी व्यक्ति, समूह, संस्था से इतर ऊपर विधि ही सर्वोच्च होगी। कानून सबके लिए समान होगा और कानून ही प्रमुख होगा, कानून ही निर्णायक होगा और कानून के आधार पर ही बाकी अन्य सारी व्यवस्थाएं और अन्य सारे नियम कानून बनाए जाएंगे। दूसरा है, सभी नागरिकों के लिए समान विधि एवं समान न्यायालय होंगे, अर्थात कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह विशेष किसी भी रूप में कानून से ऊपर या कानून से बाहर नहीं होगा। सभी नागरिकों के लिए समान कानून होंगे, समान विधियां होंगी और यदि किसी भी प्रकार से उन विधियों का उल्लंघन किया जाता है या उसका सीमा पार की जाती है तो वह अपने कानूनी संरक्षण के तहत उनके लिए जो समान न्यायालय बने हुए हैं उसमें अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जा सकते हैं। न्यायालय क्यों बने हैं? क्योंकि प्रोटेक्शन फॉर पीपल्स राइट्स, थर्ड पॉइंट जो है, व्यक्ति के अधिकारों के रक्षक के लिए जो न्यायालय बने हैं वो व्यक्ति की स्वतंत्रताओं का, नागरिक अधिकारों का, नागरिक हितों का रक्षण करेंगे। और क्यों करेंगे? क्योंकि वहाँ पर विधि का शासन है। वस्तुतः विधि का शासन न्यायालयों की स्थापना के रूप में एक ऐसे स्ट्रक्चरल सिस्टम को डेवलप करती है जिसमें सभी व्यक्ति अपने अधिकारों का रक्षण कर सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा अपवाद देखते हैं कि विधि के शासन के बारे में यद्यपि ये 3 समान विशेषताएं मानी गई हैं, लेकिन प्रोफेसर डाइसी ने ये जो विशेषताएं 3 बताई हैं, इनके कुछ अपवाद स्वयं ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था में भी हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि ब्रिटिश संविधान जो है वो सिद्धांततः अपने लिखित स्वरूप में और अलिखित स्वरूप में जितना भी प्रकट हुआ है उसका व्यवहार उससे काफ़ी स्तर पर हमें भिन्नता देखने को मिलता है। तो इसमें विधि के शासन के कुछ अपवाद हैं। जैसे नंबर 1, जब विधि के शासन का अर्थ क्या हुआ कि सब व्यक्ति समान है, सब व्यक्तियों के लिए सारे कानून समान हैं, लेकिन प्रशासन चलाने के लिए या प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए, सुचारू से चलाने के लिए अधिकारियों के कुछ विवेकाधिकार होते हैं, उनकी कुछ डिस्क्रिशनरी पावर होती हैं। क्योंकि ये जो डिस्क्रिशनरी पावर होती हैं इसके तहत अधिकारी अपने कार्यों का संपादन आसानी से कर पाते हैं, तो इसलिए वो विधि के कानून के समक्ष जो समानता है उसके अंतर्गत नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि विधि की शासन की व्यवस्था होने के कारण अधिकारी वर्ग को कोई व्यक्तिगत या विवेक की शक्ति प्राप्त नहीं होनी चाहिए। लेकिन वास्तव में क्या है, जब तक विवेक की शक्ति प्राप्त नहीं होती अधिकारी अपने उत्तरदायित्वों को पूरा नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ विवेक के अनुसार कार्य करने की छूट देना आवश्यक हो जाता है। उस व्यवस्था के लिए वो एक जिसको कहते हैं कंडीशन की तरह, एक शर्त की तरह है। इसलिए हम विधि के शासन के अपवाद के रूप में इसको स्वीकार करते हैं। दूसरा है लोक सेवा अधिकारियों के संबंध में। इसका अर्थ ये हुआ कि जो लोक सेवा के अधिकारी होते हैं, जो लोक सेवाओं का संचालन करते हैं, उन सब अधिकारियों को में भी अंतर किया जाना चाहिए। क्योंकि सामान्य व्यक्ति वो है जो प्रशासनिक कार्यों को या लोक सेवा के कार्यों को नहीं कर रहा है, तो वो समान रूप से माना जाएगा। लेकिन ब्रिटेन में से जो लोक सेवा के अधिकारी हैं उनको एक सीमा तक विशिष्ट स्थिति प्राप्त है। क्योंकि इंग्लैंड में 1892 का जो लोक अधिकारी संरक्षक अधिनियम पास किया गया, द पब्लिक अथॉरिटीज़ प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें है कि यदि किसी भी सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई उनके द्वारा किए गए अपराध के 6 मास की अवधि के अंदर होती है तो वह काल तिरोहित मान लिया जाएगा। साथ ही साथ यदि सरकारी कर्मचारियों पर चलाया गया अभियोग सिद्ध नहीं होता तो जिसने अभियोग चलाया है उस व्यक्ति को उसका खर्चा देना होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या जो लोक सेवा के अधिकारी हैं उनके ऊपर विधि का शासन उस रूप में लागू नहीं होता सिद्धांततः, जिसमें हम ये मानकर चलते हैं कि सब अधिकारियों के लिए कानून समान होगा। तीसरा अपवाद मानते हैं पदस्थ व्यवस्थापन का। इसके अंतर्गत पिछले काफ़ी समय से प्रशासनिक और कानून निर्माण कार्य बढ़ने के कारण व्यवस्थापिका का मूल कार्य जो कानून निर्माण का है वो उस कार्य को कार्यपालिका को प्रदत्त करने लग गई है, देने लग गई है। तो फलतः क्या हुआ कि जब प्रदत्त व्यवस्थापन विधि के शासन को ही सीमित करता है, विधि के शासन का अर्थ है कि एक बनाने वाली कानून संस्था और सब लोगों के लिए कानून बराबर होगा।
लेकिन प्रदत्त व्यवस्थापन में कानून कौन निर्मित कर रहा है? अब कार्यपालिका निर्मित कर रही है। तो आपको व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों के द्वारा बनाए हुए कानूनों के पक्षों को स्वीकार करना पड़ता है। तो इसलिए भी ये मूलतः विधि के शासन की जो अवधारणा है उससे उसका अपवाद बनता है, उससे एक भिन्न दृष्टि या स्थिति को उत्पन्न करता है। फोर्थ है प्रशासनिक नियम और न्यायालय। विधि के शासन का एक पक्ष ये भी है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति और राजकीय व्यक्ति जो होता है वो एक ही प्रकार के निधि और प्रशासनिक न्यायालय में आने चाहिए, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में अलग अलग समय पर जो विभिन्न कानून बनाए गए हैं वो कानून इस बात को स्पष्ट करते हैं कि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में प्रशासनिक नियम या प्रशासनिक न्यायालयों पर लागू अलग से होंगे। उदाहरणार्थ, ब्रिटिश संसद ने राष्ट्रीय बीमा अधिनियम बनाया, मकान अधिनियम बनाया, किराया अधिनियम बनाया, सड़क यातायात अधिनियम बनाया। तो इन कानूनों में क्या हुआ कि नागरिकों और विभागीय अधिकारियों के पारस्परिक संबंधों में एक विशिष्टता की स्थिति आई है जो प्रशासनिक नियम और न्यायाधिकरणों की तरफ से आती है, जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनकी तरफ से आती है। तो इससे क्या हुआ कि विधि का जो एक समान रूप मानकर चलते हैं कि सबके लिए समान है, वो यहाँ पर अपवाद हो जाता है, क्योंकि विशिष्ट न्यायालयों की स्थिति में, प्रशासनिक न्यायालयों की स्थिति में उनका स्वरूप कैसा हो जाता है? अर्ध न्यायिक हो जाता है, और उनके कार्यों का स्वरूप भी क्या हो जाता है? अर्ध न्यायिक हो जाता है। तो यहाँ हम ये सब मानते हैं कि ये विधि के शासन के अपवाद हैं, और कुछ सीमाएं हैं जिन पर विधि के शासन लागू नहीं होता। नंबर 1, जैसे इंग्लैंड का सम्राट है, उनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता। नंबर 2, विदेशी शासकों राजदूतों पर ये लागू नहीं होता है। नंबर 3, गृह मंत्री को यह अधिकार है कि वो किसी भी विदेशी नागरिक को ब्रिटिश प्रजा होने का प्रमाण पत्र दे सकता है। और नंबर 4, जो नागरिक दल के जो सदस्य होते हैं उन पर भी ये विधि के शासन का जो सामान्य सिद्धांत है वो लागू नहीं होता है। अर्थात कि विधि के शासन की कुछ सीमाएं, अपवाद विधि के शासन का जो मूल मंतव्य, मूल भावना है उसके भी विपरीत जाता है, लेकिन विधि का शासन संविधानवाद का प्रमुख आधार माना जाता है।